स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात में जो वोटिंग है उसका आखिरी घंटा शुरू हो गया है और 1 घंटे तक और वोट पड़ेंगे। उसके बाद ईवीएम के सील बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद इंतजार रहेगा 8 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर 5 बजे से एग्जिट पोल जरूर देखिए। सबसे सटीक एग्जिट पोल सबसे पहला इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं 5 बजे से आज। बिल्कुल अमित, लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज बता दें, गुजरात में वोटिंग का आखिरी घंटा शुरू हो गया है। शाम 5 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाएगी और इसके बाद सबसे बड़ा एग्जिट पोल इंडिया टीवी पर शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें, अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 55% वोटिंग की खबर है गुजरात में और साबरकांठा में सबसे ज्यादा 61% मतदान की खबर है। आखिरी घंटा शुरू हो चुका है। वोटिंग टर्नआउट 65% तक 70% तक जा सकता है। जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, खासकर प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज वोटिंग की रफ्तार काफी तेज होती देखी गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वोट किया। उसके बाद अहमदाबाद में ही गृह मंत्री अमित शाह ने वोट किया, भूपेंद्र पटेल ने भी वोट किया, हार्दिक पटेल ने वीरागाम में किया, गांधीनगर में भी देखते हैं हीराबेन ने, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी की मां है, 100 साल उनकी उम्र है, उन्होंने जाके वोट किया। आनंदीबेन पटेल जो कि एक्स सीएम भी है, साथ ही साथ इस वक्त गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा दिल्ली के वीसी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी जो है, उन्होंने भी वोटिंग की है। इसके अलावा शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस के नेता, तो बड़े बड़े चेहरों ने वोटिंग की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब वोट किया उसके बाद अचानक ही लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज किया और लोगों ने बाहर निकलकर वोट करना शुरू किया है। फिलहाल अभी जो बता रहे हैं कि करीब 50% अगर वोट हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि 50 से 55% अगर वोट हुआ है। अभी भी 10 से 12% वोट कम अगर हम कंपैरिजन करेंगे 2017 के हिसाब से। और अमित, इस बात को भी कहा जाना चाहिए कि जब 5-5:30 बजे तक लेटेस्ट ट्रेंड आएगा उसमें हम 65 से 70% के बीच आंकड़े देख पाएंगे, क्योंकि वोटिंग की रफ्तार आज काफी अच्छी बताई गई, शहरी इलाकों में भी अच्छी बताई गई है। अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, ईशुदान गढ़वी भी इस बार मैदान में हैं। इन्होंने भी अपने अपने वोट डाले हैं। गुजरात में वोटिंग की कई अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए जो विधानसभा की तस्वीर बन रही है वो 5 बजे से एग्जिट पोल में आपके सामने इंडिया टीवी पेश करेगा, सबसे सटीक और सबसे साइंटिफिक ओपिनियन एग्जिट पोल में। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि आपको इंतजार 8 तारीख तक के लिए नहीं करना है। अगर आप उससे पहले, अगर आपकी बेचैनी है कि आखिरकार गुजरात में क्या हो रहा है, आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो 5 बजे जरूर इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के जरिए आप अपने इस जिज्ञासा को पूरी कर सकते हैं। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। मोदी ने अहमदाबाद के निशान स्कूल के बूथ नंबर 177 पर वोट डाला। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए आज जब पीएम वोट डालने पहुंचे तो माहौल क्या था। पीएम मोदी को एक झलक देखने के लिए सैकड़ों लोग पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़े थे। दोनों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री बूथ के अंदर एक आम आदमी की तरह लाइन में लगे रहे। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने पब्लिक को वोट का निशान भी दिखाया। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री अपने भाई सोम भाई मोदी से मिलने पहुंचे और करीब 10 साल बाद मोदी वोटिंग के बाद अपने भाई के पास मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बड़े भाई से मिले, बातचीत की और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે, એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર।
और गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। पीएम मोदी जब अपने भाई से मिलकर लौट रहे थे तब देखिए लोगों ने कैसे शेर आया शेरा के नारे लगाए। प्रधानमंत्री जिस बूथ पर वोट डालने पहुंचे थे वहां उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। पब्लिक ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए कतार में लगे। एक साधारण व्यक्ति की तरह वोट डालने के लिए पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद मतदान किया। प्रधानमंत्री नजीर बनते हैं ऐसे मामलों में जब देश हित की बात आती है, जब लोकतंत्र की बात आती है, और यही बातें प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं से अलग करती है। लेकिन गुजरात में पब्लिक का मूड क्या है, क्या कहता है लोगों का मिजाज? आज शाम 5 बजे से गुजरात का एग्जिट पोल जरूर देखिए इंडिया टीवी पर। अब से थोड़ी देर में यह एग्जिट पोल शुरू होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ईराबेन ने भी गांधीनगर में वोट डाला। अब सोचिए कि 100 साल की उम्र है उनकी और वो व्हील चेयर पर बैठ के वोट डालने पहुंची और मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही उनका जो उत्साह वहां पर था देखने लायक था। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि वो उनको चलने में दिक्कत होती है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका कर्तव्य है, उसको वो निभाना नहीं भूली और 100 साल की उम्र में भी वो पोलिंग बूथ तक गई। पोलिंग बूथ पर जाकर उन्होंने वोट दिया और उसके बाद जब बाहर निकल रही थी, सबसे अच्छी बात जो तस्वीर नजर आई वो थी कि लोग जब उनको अभिवादन दे रहे थे तो उन्होंने भी हाथ जोड़ के सबका अभिवादन स्वीकार किया। और ये जो दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री और उनकी मां, दोनों ने जब वोट किया तो क्या संदेश गया। और अब देखना है कि जब 5 बजेंगे विवेक, तो वोटिंग परसेंटेज क्या पिछली बार यानी कि 2017 के मुकाबले ज्यादा हो पाता है या नहीं हो पाता है, जिसकी कोशिश की गई। और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है अमित, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले बार को बीट करेगा और गुजरात के लोग पिछली बार के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ देंगे। तो पहले फेज के मुकाबले में इस राउंड में शहरी इलाकों में वोटिंग की रफ्तार काफी बेहतर देखी जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवली, गांधीनगर, आनंद, पंचमहल और वडोदरा में किस तरह से सुबह से लोगों की लंबी कतार लगी रही, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर कोई बाहर आकर वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहा था, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा था और गुजरात के विकास में अपना योगदान दे रहा था। ये 10 तस्वीरें उसकी गवाह हैं और दिन भर किस रफ्तार के साथ वोटिंग हुई है, ये 10 अलग अलग तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि साबरकांठा जो कि उत्तरी गुजरात का हिस्सा है, वहां पर 61% वोटिंग हुई है। और 61% अगर वोटिंग हुई तो एवरेज में अगर पूरा निकाल के हम देखते हैं 5 बजे तक अगर निकल के आता है तो क्या 67% यानी 67% से ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो इसका मतलब है 2017 को बीट किया जाएगा। लेकिन 2012 में 69% वोटिंग हुई थी, 2% कम हुआ था 2017 में। लेकिन अब नजर है कि इस बार 2022 में कितने परसेंटेज की वोटिंग होती है। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के शिलाज में अनुपम स्कूल में मतदान किया। मतदान के बाद भूपेंद्र पटेल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड को इस बार चुनाव में ध्वस्त करने जा रही है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। तो अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र पटेल को, अब आप तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। उनकी पत्नी, उनके बेटे और तमाम लोग जब पहुंचे वोटिंग की और साथ ही साथ जो दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको बताएं कि गुजरात की जो सीएम जिनकी आपने बयान सुना, जिन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो इस बार वापसी कर रहे हैं, खुद उनको अपना रिकॉर्ड भी तोड़ना है क्योंकि 2017 में 1 लाख वोट से उन्होंने मात दी थी अपने प्रतिद्वंदी को। और इस बार देखेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या स्ट्राइक रेट रखते हैं। विकास એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे फेज में ज्यादातर वोटर ओबीसी हैं और कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने की संभावना जाहिर की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात की जनता मुफ्त के चक्कर में नहीं आने वाली। पब्लिक जानती है कि 6 तारीख के बाद ये मेहमान नजर नहीं आएंगे।
आज का जो सेकंड फ्रेज है वो ओबीसी बाहुल्य असेंबली सेगमेंट्स है, और कांग्रेस ने जो दाव खेला है कि हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी बनने की पूरी संभावना है, तो मैं समझता हूँ कि मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और ये जो इलाका है पूरा, वो पूरा कांग्रेस को मतदान करेगा और बीजेपी का 27 साल का शासन जो है ना उसमें परिवर्तन होगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। देखिए वो टाइम पास है, बायदी में कोई आता है और जाता है, वो तो होता रहेगा। गुजरात की जनता जो है ना गांधी सरदार के मूल्यों में मानने वाली जनता है, कुछ मुफ्त वाली चक्कर में आने वाली ये पब्लिक नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी आई, ठीक है, हर एक पार्टी को राइट है अपना, लेकिन राइट में ऐसे ही आकर चले जाना तो लोग तो समझते हैं कि भी एक आजकल के मेहमान है, कल नहीं होंगे, 6 तारीख के बाद कोई नहीं होगा आपका यहाँ। तो यहां पर आप शंकर सिंह वाघेला को सुन रहे थे, जो ये दावा कर रहे थे कि 27 साल की जो यहां पर सत्ता है बीजेपी की खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या होने जा रहा है इस बार, क्या जो शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं वो सत्य है या फिर कुछ और सत्य है जिसका जिक्र लगातार यहां पर बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो 5 बजे एग्जिट पोल जरूर देखिए इंडिया टीवी का, जिसमें आपको सटीक विश्लेषण मिलने जा रहा है 8 तारीख से पहले। बिल्कुल अमित, सबसे सटीक और सबसे साइंटिफिक भी। लेकिन कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को किस तरह से टारगेट किया ये आपको बताएंगे, लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर सेक्युलर कहने वाली पार्टियों को निशाने पर लिया, उन पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां उसी राह पर चल रही हैं जिस पर प्रधानमंत्री 2014 में गुजरात से जो शुरू किया था कि भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया जाए, और तमाम पार्टियों को निशाने पर ओवैसी ने लिया। सुनिए। कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो या जो कोई अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहता है, वो वही पॉलिसी पे चल रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 से शुरू की, बल्कि गुजरात से शुरू किया था कि भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए। अब उसी तरह उसी राह पर ये लोग चल रहे हैं। तो ना मुसलमान का नाम लेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। बिल्किस की बर्बादी का, तबाही का जिक्र नहीं करेंगे मगर वोट चाहिए। खेड़ा में बच्चों को रोड पर लाकर मारते हैं झूठे इल्जाम में, उसका जिक्र नहीं करेंगे मगर मुसलमान का वोट चाहिए। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं भाजपा आ जाएगी, तो भाई 27 साल से आप भाजपा क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? देखिए ओवैसी जो दावा कर रहे हैं उसमें एक चीज आप समझ लीजिए, आंकड़ों से समझ लीजिए कि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम है, वोटर्स हैं, और उनका जो दबदबा जिन सीटों पर रहता है वो 15 सीटें, उनमें से 13 सीट पर ही सिर्फ एआईएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मत देखो कि कौन अच्छे भाषण दे रहा है, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि कौन अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देगा। कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कौन कर पाता है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं, करप्शन फ्री हमें चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात, हमें कौन क्या कहता है, किस तरह से भाषण देता है, उससे वोटिंग नहीं। आज कितने देश आगे बढ़ चुके हैं, जापान जैसा देश जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर हमला हुआ और खत्म हो गए थे, फिर भी खड़े हो गए। और विरमगाम से हमारे साथ राजेश कुमार जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से बीजेपी ऑफिस से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ रहे हैं। निर्णय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अगर 70% के आसपास मतदान रहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये ट्रेंड क्या कहता है, इस बार सेकेंड फेज में इतनी बंपर वोटिंग क्यों हो रही है? शायद ऑडियो नहीं आ रहा है, निर्णय का ऑडियो नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम सीधा रुक कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर पर आनंद प्रकाश पांडे पहुंचे। आनंद, वहां पर बताइए कि किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो था एक वो था कि परसेंटेज ऑफ वोट्स, और खास तौर पे शहरी जो मतदाता उन्होंने पहले फेज में निकलकर वोट नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, सभी ने जाके संदेश दिया कि लोग बाहर निकले वोट करें। अभी तक क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने? जी बिल्कुल, बीजेपी कैंप में इस बात को लेकर भी खुशी है कि शहरी वोटर जिस तरह से अपने घरों से निकले हैं उसको लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है और खुश है। और बीजेपी कहना है कि अगर ग्रामीण के साथ साथ शहरी वोटर भी इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट देने के लिए निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा कामकाज चल रहा है उससे वो संतुष्ट है और ऐसे में वो चाहते हैं कि फिर से यही लौट कर आए। और आपको एक बात और हम बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट हैं उनका एक बयान का बीजेपी के नेता बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वोट डालने के बाद
एक बयान दिया था कि ये कहा था कि जो बीजेपी से नाराज वोटर्स हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, हालांकि मतदान की रफ्तार तेज है। तो बीजेपी इस बयान को भी अपने लिए एक तरह से जीत के तौर पे देख रही है कि अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये बयान देता है तो उसका मतलब साफ है कि बीजेपी की बड़ी अच्छी उसको बढ़त मिलने वाली है। और तीसरी बात आपको हम बता दें कि 1 घंटे का वक्त अभी और बचा हुआ है, आखिरी 1 घंटे का मतदान चल रहा है, तो ऐसे में बीजेपी अभी भी बैठी नहीं है। बीजेपी की जो पन्ना प्रमुख है और साथ ही साथ बीजेपी का जो एक कॉल सेंटर चल रहा है, उनसे लगातार उन पन्ना प्रमुखों को फोन जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन जिन वोटर्स की जिम्मेदारी थी वोट दिलाने की, उसका अपडेट क्या, उसका अपडेट हमें दीजिए, किन किन वोटर्स को आप निकाले हैं और कौन कौन वोटर्स जो है अभी भी वो वोट नहीं देते। ऐसे में उनको ये कहा जा रहा है कि आखिरी वोटर्स में, आखिरी 1 घंटे में जो वोटर्स अपने घरों से नहीं निकले हैं, तो बीजेपी अभी भी लगी पड़ी है कि उन वोटर्स को घर। ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। निर्णय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। निर्णय, बंपर वोटिंग कौन सी पार्टी की बल्ले बल्ले कराएगी और किसको मुश्किल में डालेगी सेकंड फेज में? देखिए विवेक, पहली बात तो अभी इसे बम्पर वोटिंग मत कहिए, क्योंकि पिछले बार के कंपैरिजन में जो वोटिंग अभी तक हो रही है, मैं देख रहा हूं कि अर्बन एरियाज में अभी भी वो अपैथी जो है वो दिख रही है वोटर्स की। अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हो रही है, रूरल एरियाज में जरूर अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन में जो डेटा है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हम साबरकाठा की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आप लोग साबरकाठा के फिगर बता रहे थे जी। 4 बजे तक करीब 61% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन पिछली बार का अगर आप साबरकाठा का डेटा देखेंगे तो करीब 76% से ज्यादा वोटिंग हुई थी साबरकाठा में। तो अगर 1 घंटे में 10% वोटिंग और हो भी जाती है तो 70% के आसपास होगी, पिछली बार से करीब 6-7% कम। अहमदाबाद, अब मैं आप जो अर्बन एरियाज की बात कर रहा था, अब तक का जो डेटा आ रहा है, अहमदाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है ये 14 जिलों में, और जो कि सबसे बड़ा अर्बन एरिया है पूरे गुजरात का, यहां पे सबसे कम वोटिंग हुई है। तो इस बात को लेकर के सभी चिंतित हैं कि अर्बन एरियाज में इतनी वोटिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि पहले फेज में भी हमने देखा अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही थी। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि इस बार जो बीजेपी की मशीनरी है वो बहुत एक्टिव नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह जहां जहां भी हम घूमे हैं और जहां से भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, बीजेपी के बूथों पे लाइन लगी हुई है वोटर्स की। बीजेपी के जो एजेंट्स बैठते हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर, वहां लाइन लगी हुई है वोटर्स की, और वहां से टिकट लेकर के वो जब अंदर जाते हैं अपनी स्लिप लेकर के, जनरली ये माना जाता है कि जो जिसका वोटर होता है उसी के बूथ पे जाता है। और हम अहमदाबाद जैसे शहर में देख रहे हैं कि कांग्रेस के बूथ ही नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ एक आध कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ करके कांग्रेस के बूथ नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रचार किया सोशल मीडिया पर, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई भी जो वर्कर है, जो वर्कफोर्स है, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत ही मार्जिनल है। तो इससे आपको वोटिंग का एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस दिशा में वोटिंग चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो भी रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से अपना एक मैकेनिज्म तैयार किया था पेज कमेटीज का, पन्ना प्रमुखों का, वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इससे मुझे लगता है कि बहुत से क्षेत्रों में कुछ उलटफेर होने की संभावना है, खास तौर पे उत्तर गुजरात में, जिसे कि बहुत कमजोर माना जा रहा था बीजेपी के लिए। लेकिन वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से एक फेवरेबल ट्रेंड जो है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है, खास तौर पे साबरकाठा में। साबरकाठा में अगर पिछली बार हम बात करें तो 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 कांग्रेस के पक्ष में गई थी। इस बार बताया जा रहा है कि वो 1 सीट भी हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि खेड़ ब्रह्मा की वो सीट थी जो कांग्रेस ने जीती थी और कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो अब स्विच ओवर करके बीजेपी में आ चुके हैं और उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया है। और हम देख रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटिंग जो है वो कंटिन्यूसली अच्छी हो रही है। रूरल एरियाज में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। रूरल एरिया में आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, वोटिंग जबरदस्त हो रही है। और रूरल एरिया में इस जबरदस्त वोटिंग की वजह से कहीं कहीं पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि बनासकांठा और पाटन में। और गुजरात में सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है और वहीं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर, खतौली और
विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस वोटिंग का अपडेट हम आपको बता देते हैं। मैनपुरी में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 19% वोट पड़ चुके हैं। रामपुर में सिर्फ 11% वोटिंग हुई है, जबकि खतौली में 21% मतदान की खबर है। और आपको बता दें कि मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कैंडिडेट हैं, और जबकि रामपुर से आजम खान के करीबी माने जाने वाले असीम रजा कैंडिडेट हैं। जबकि खतौली में बात की जाए तो वहां पर यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी, तो वहां पर विधायक जो सैनी थे उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब एक बार फिर से वहां चुनाव हो रहा है खतौली में। खतौली में उनकी जो पत्नी है, यानी कि जो सिटिंग एमएलए थे, उनकी जो पत्नी है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, जबकि आरएलडी की ओर से वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति को उतारा गया चुनावी मैदान में। तो 3 जगह उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोटिंग हो रही है। रामपुर की सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजम खान के बाद असीम रजा को देखना है क्या वो उनकी विरासत को आगे ले जा पाते हैं या नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है और साथ ही उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में हमारे साथ अखिलेश यादव हैं। लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करी, किस तरह के आपकी शिकायतें? देखिए, जो शिकायतें हमें मिल रही मौके पर, पहले तो मशीन को लेकर शिकायतें थी, वो भी दर्ज कराई हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन हमारा और बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर के बस्ता नहीं लगाने दे रहे थे, वो शिकायतें दर्ज की हैं। आखिरी में कई जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि हमारा जो वोटर निकल करके आ रहा था उसे पुलिस रोक रही है। ये तमाम शिकायतें हम लोगों ने की हैं। कई बार जिलाधिकारियों के नंबर या और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनके फ़ोन नहीं मिल रहे थे, और ये एक्सरसाइज पहली बार नहीं हो रही है। जब से चुनाव शुरू हुआ है मैनपुरी का, तब से पुलिस प्रशासन इस कोशिश में था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को डराया जाए, और इतना डराया जाए कि वोट न डाल पाएं या उसमें अपनी भूमिका न निभा पाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता, एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी कैसे जीते उसके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा है। तो आज भी कहीं आपको गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं? जब आज मुझे कई जगह मैनपुरी से शिकायत आई, करहल से आई, जसवंत नगर से आई, भुगांव से आई। जब शिकायत की गई, पाया गया तो कुछ सुधार आया है, लेकिन प्रशासन अभी भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। जैसे आपने कहा कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ, ये यहाँ किस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? देखिए, अगर विरमगाम की बात करें तो दोपहर के बाद यहां वोटिंग ने पिकअप किया है और महिलाएं दोपहर के बाद बहुत ज्यादा संख्या में बाहर निकल के आई हैं और उन्होंने वोट किया है। अगर 3 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो 53% वोटर्स जो है वो वोट कर चुके थे, और ये आंकड़े 5 बजे तक बढ़कर 65 से 70% तक होने की संभावना जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो जता रहा है। तो फिलहाल विरमगाम में अगर हम बात करें और विरमगाम के आसपास के इलाके में बात करें, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, तो सवेरे वोटिंग जरूर थोड़ी धीमी रफ्तार में थी, लेकिन दोपहर होते होते वोटिंग ने पिकअप किया है। और अभी भी आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि वोटिंग खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहां पर लोग आते जा रहे हैं और वोटिंग जो है वो कर रहे हैं, और कतार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो फिलहाल अगर इस इलाके की बात करें, खास करके विरमगाम की, तो यहां वोटिंग जो है, वोटरों में खास करके उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। विवेक? ठीक है, तो ऐसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी कई लोग नजर आ रहे हैं कतारों में, तो उम्मीद है कि जब तक पूरे वोट खत्म हो जाएगा 5 बजे तक, उसके बाद एग्जैक्ट हम समझ पाएंगे कि आखिर कितने % की वोटिंग हुई है। मनीष भट्टाचार्य का रुख करते हैं। मनीष, आपने बात की जाए तो अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर गए, आपने आज रिपोर्टिंग की है। 2017 में 21 में से जो अहमदाबाद का इलाका है उस जिले के 21 में से करीब 15 सीटें आई थी बीजेपी के खाते में। इस बार जब आप ग्राउंड पर गए तो आपको किस तरह का मूड नजर आया? क्या वो 21 से जो 15 था वो 15 से 20 होगा या उससे घट सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये जो निर्णय जी कह रहे थे, उस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए भी रखता हूं क्योंकि सुबह से लगभग 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग बूथ पे मैं घूम चुका हूं। दरियापुर, दानी लिमड़ा में मैं इस वक्त खड़ा हूं, जमालपुर, खड़िया, जुहापुरा और गांधीनगर के इलाकों में। अमूमन पिछले बार की अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखें तो इन इलाकों में, चूंकि मुस्लिम बाहुल ये इलाका है, लिहाजा सुबह के अलावा दोपहर को यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों से ज़्यादा निकलते, जो बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखती। लेकिन इन इलाकों कई बूथों में मैं गया हूँ, बूथ में उस तरीके का मुझे ट्रेंड
देखने को नहीं मिला है। सुबह तमाम लोग आए, वोट दे के चले गए, लेकिन दोपहर में जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल इलाकों में भीड़ बढ़ती थी वो नहीं। अभी मैं दानी लिमड़ा में खड़ा हूँ, आप देखिए ये सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका है और आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि सुबह यहाँ पर आ गए थे और ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है ये। और जमालपुरा खड़िया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से आज़ादी के बाद हमेशा बीजेपी वहाँ पर जीतती रही थी, लेकिन पहली बार 2017 में इमरान खेड़ावाला वहाँ से चुनाव जीते और कांग्रेस ने ये उम्मीद जगाई कि जमालपुर और आसपास के विधानसभा इलाकों में चूंकि मुस्लिम वोट उसको ज्यादा मिले हैं, लिहाजा इन सीटों पर फोकस किया जाए। यही वजह है कि वहां पर पूरी ताकत लगाई। लेकिन जमालपुर और दानी लिमड़ा दोनों कांग्रेस की सीटें, यहां पे भी दशकों से कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं, लेकिन इस दोनों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इस बार ओवैसी के प्रत्याशी खड़े हो गए, तो लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं बटेगा, लिहाजा कुछ समीकरण यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। लेकिन इलाकों में जो ट्रेंड है वो वाकई में चिंता डालने वाला है। निर्णय आप जैसा बता भी रहे थे कि जो अर्बन वोटर्स की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद में 21 में से 15 सीटें 2017 में बीजेपी के खाते में गई। अगर आंकड़ा इधर उधर हो तो आप बता दीजिएगा। दूसरा वडोदरा एक बड़ा सेंटर है अर्बन, जहां पर 10 टोटल सीट्स है तो 8 बीजेपी के खाते में गई थी। ये जो अभी जो ट्रेंड नजर आया, हालांकि जो गांधीनगर का है, गांधीनगर में पिछली बार शायद बेहतर उसने किया था, कांग्रेस ने बेहतर किया था। इस बार आप जो पूरा ट्रेंड देख रहे हैं अर्बन सेंटर्स के 3 बड़े शहरों में, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से अमित, अर्बन सेंटर्स की चर्चा करना कोई बहुत उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन आएगा। अर्बन सेंटर्स जो हैं वो बीजेपी के एकदम इंटैक्ट सेंटर्स हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी होता है तो शायद मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। आप जो फिगर बता रहे हैं वो है पूरा अर्बन और रूरल मिला के। अहमदाबाद में 21 सीटें हैं जिनमें से 5 रूरल की सीटें हैं और 16 जो है वो अर्बन सीटें हैं। 16 में से 12 सीटें बीजेपी जीती थी पिछली बार। इस बार मैं आपको बता दूं 4 सीटें जो उसके पास नहीं आई थी, बापूनगर, दानी लिमड़ा, जमालपुर और दरियापुर। अब मैं आपको बता दूं दानी लिमड़ा, जमालपुर और दरियापुर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस को बैकवर्ड हिंदूज के वोट मिल जाते हैं और मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए वो ये सीटें जीत जाती है। लेकिन इस बार यहाँ पे गणित अलग है। बीजेपी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वोट का कंसोलिडेशन किया जाए। जो नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था उसका जबरदस्त प्रभाव भी पड़ा इन इलाकों में, और साथ ही एमआईएम और आप पार्टी का जो एंट्री हुई है इन इलाकों में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी कांग्रेस कोशिश कर ले बी टीम साबित करने की या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने की, लेकिन मुस्लिम वोट्स में डिवीजन जरूर होगा। और बीजेपी को बहुत ज्यादा डिवीजन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन चारों सीटों में से दानी लिमड़ा एक ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक दलित कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी स्ट्रांग है। और वहां अगर डिवीजन हुआ भी तो बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस के कैंडिडेट को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वहां मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो तीनों सीटें हैं, बापूनगर की सीट पे मुस्लिम वोट साइजेबल है, लेकिन परिणाम बदले जा सकते हैं, तो इसलिए वहां मुझे लग रहा है कि वो सीट इस बार बीजेपी ले लेगी। यानी जो 12 सीटें हैं शहरों की, उसमें 16 सीटें हैं शहर की, जिसमें से 12 बीजेपी जीती थी। मुझे लग रहा है कि इस बार ये टैली जो है ये 16 में से हो सकता है 14-15 के आसपास भी जा सकती है। और ग्रामीण इलाकों का जो सीन है वो कमोबेश वही रहेगा। तो कुल मिलाकर के 21 में से टैली जो है वो 17-18 के आसपास जा सकती है। चलिए, आपने जो कहा है अगर उसको लेकर आपके जहन में फिर से सवाल खड़े होंगे कि निर्णय जो बता रहे क्या होने जा रहा है या ऐसा नहीं होने जा रहा है, तो अब से थोड़ी देर बाद, अब से आपको बता दें करीब 10 मिनट ही बचा हुआ है, 10 मिनट बाद इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल आप देखिए, आपको इसके सटीक जवाब मिलेंगे। आपको सटीक, हम कहते हैं कि जो साइंटिफिक हमने इसको रिसर्च किया है उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे बस 10 मिनट बाद। और आनंद प्रकाश अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, बीजेपी के दफ्तर में किन बातों को लेकर चर्चा चल रही है? जैसा कि पहले फेज में भी वोटिंग की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, इस बार भी वोटिंग, हालांकि अभी परसेंटेज क्लियर नहीं हुआ है, देर शाम तक क्लियर होगा। आज की वोटिंग को लेकर बीजेपी दफ्तर में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है?
जी देखिए, हमने भी यही सवाल पूछा जो बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो आप लोग उम्मीद कर रहे थे उतना अभी तक नहीं पहुँच पाया। तो ये बीजेपी के नेता बड़े निश्चिंत नजर आए। जब हमने पूछा क्यों, तो उनका जवाब ये था कि इस बार 4.5 लाख से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़े और इसके अलावा पिछले 5 साल की बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं वोटर लिस्ट में। तो इनका कहना है कि अगर परसेंटेज कुछ कम भी रहता है लेकिन हमारे वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकले, और उसकी तस्दीक इस बात से होती है कि 40 लाख से ज़्यादा पिछले 5 साल में वोटर्स जुड़े हैं, उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा है। तो बीजेपी कहना है कि परसेंटेज अगर कुछ कम भी रहता है तो हमारे जो वोटर्स है, हमारा जो आंकड़ा है, जो हमने दावा किया वो पूरा कर लेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वोटर्स अर्बन सेंटर्स में कुछ कम निकले भी हैं तो वो हमारे वोटर्स नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं जो अपना मन नहीं बना पाए, या फिर वो ऐसे वोटर्स थे जो भले बीजेपी के खिलाफ कभी रहे हो लेकिन वो फिलहाल बीजेपी के काम से संतुष्ट हो, तो वो अपने घरों से नहीं निकले। आनंद, बस कुछ देर हमको और इंतजार करना है। 10 मिनट का वक्त बच गया है सिर्फ एग्जिट पोल के लिए। उसके बाद इंडिया टीवी पर आप एग्जिट पोल के जरिए समझ सकते हैं आखिरकार गुजरात का क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि साइंटिफिक ये रिसर्च के जरिए एग्जिट पोल किया गया है। उससे पहले मैं एक बार फिर से निर्णय आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि हम बात करते हैं नॉर्थ गुजरात को लेकर, जहां पर स्ट्रांग ज्यादा हम कहेंगे तो कांग्रेस है। अगर आंकड़ों से देखा जाए, बनासकांठा जो एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके बारे में जरा बताइएगा कि वहां पर 9 में से बहुत कम सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और अरावली में बीजेपी के लिए शायद खाता भी नहीं खुला था 2017 में। तो ऐसे में इस बार आपका जो आकलन है वो क्या बताता है? देखिए, बनासकांठा ट्रेडिशनली भी कांग्रेस डोमिनेटेड एरिया है। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक मौका ऐसा आया था जब बनासकांठा में बीजेपी एक सीट कांग्रेस से ज्यादा जीत पाई थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, कमोवेश बनासकांठा जो है वो प्रीडोमिनेटली कांग्रेस के साथ ही खड़ा नजर आया। पिछली बार भी अगर हम देखें तो बनासकांठा का परिणाम जो था वो करीब 6 सीटें कांग्रेस जीती थी, 9 में से 2 बीजेपी जीती थी और 1 निर्दलीय जीते थे। जिग्नेश मेवानी अगर आपको याद हो, वडगाम की सीट से लड़ रहे थे। और इस बार भी जिस तरह का वोटिंग पैटर्न देखने में आ रहा है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन फेवरेबल है उनके लिए। लेकिन मणिभाई वाघेला, जिन्होंने इनफैक्ट जिग्नेश के लिए ये सीट खाली की थी कांग्रेस में से, वो बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं और जिग्नेश को टफ फाइट दे रहे हैं। बता रहे कि मुकाबला काफी कांटे का है, जिग्नेश के तरफ एज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बनासकांठा में जो वोटिंग हुई थी वो करीब 72% से ज्यादा वोटिंग हुई थी बनासकांठा में। और इस बार के जो अभी तक के हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, 3 बजे तक बनासकांठा में 55% के आसपास वोटिंग हुई है, जो बाद में रफ्तार जो है थोड़ी और धीमी हुई है। तो हो सकता है कि वहां वोटिंग थोड़ी गिरे, और जिसका फायदा इस बार हो सकता है बीजेपी को मिल भी सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपने कैडर को काफी एक्टिवेट किया है बनासकांठा में। और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा पैटर्न अभी तक सामने आ रहा है, मतदारों में थोड़ी निष्क्रियता दिख रही है, उदासीनता दिख रही है। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि बहुत सारे वोटर हो सकता है आश्वस्त हों कि जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं बीजेपी को, हो सकता है वो जीत रही है और इसीलिए शायद बाहर ना निकले। लेकिन इसमें बीजेपी का जो कैडर है वो काफी काम कर रहा है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का वोटर जो है वो शायद बाहर निकलना चाहता हो, लेकिन उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार बहुत क्लेम किए थे कि हमने 4 महीने तक पूरा बूथ मैनेजमेंट की एक्सरसाइज की है और हमारा जो मॉडल है वो बीजेपी से भी ज्यादा स्ट्रांग है, बीजेपी से भी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में क्या होगा। कांग्रेस में यह होगा कि जो कैंडिडेट स्ट्रांग है वो अपने बेसिस पे अपनी सीट को निकालेगा, वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करे, जैसा कि कांग्रेस में हमेशा होता है। इसलिए कुछ नया होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी जो है वो इन इलाकों में, खासतौर पर मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात में पहले से ही कमजोर थी, उसकी प्रेजेंस भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बड़ौदा जैसे जिले में आम आदमी पार्टी ने प्रचार तक नहीं किया। निर्णय एक बहुत अहम सवाल रहता है जब भी गुजरात का निर्णय एक बहुत अहम सवाल रहता है जब भी गुजरात का चुनाव होता है कि पाटीदार समाज किसके साथ है। पिछले बार कांग्रेस ने बहुत गणित लगाया था इस समाज को अपनी तरफ करने के लिए, इस बार वही गणित हमने बीजेपी की तरफ से देखा। तो इस पर हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि महज 5 मिनट का वक्त रह गया है और सबसे सटीक साइंटिफिक एग्जिट पोल 5 बजे से शुरू हो जाएगा। गुजरात का हाल, हिमाचल का सवाल, सारे सवालों के जवाब 5 बजे से एग्जिट पोल में आपको मिलेंगे। निर्णय पाटीदार समाज का क्या रुख रहा है इस बार सेकेंड फेज की वोटिंग के खत्म होने के बाद अगर बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं,
हो सकता है मेरे जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से पूरी तरह डिफरेंट हो, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों में देख रहा हूं कि पाटीदार वोट जो है गुजरात की राजनीति में अब वो एक कोहेसिव फोर्स की तरह मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुजरात में अब उस लेवल के पाटीदार नेता भी नहीं है, और जो एक पैदा हो रहा था हार्दिक पटेल, उसको 6-8 महीने पहले ही बीजेपी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। उसे जब अपने अंदर शामिल किया बीजेपी ने, वो जो पास आंदोलन था जो एक ज्वाला बन के खड़ा हुआ था 2017 में, उसका पूरा फेस ही चला गया। और उसके बाद हमने देखा कि काफी फ्रेगमेंट उसमें से निकल करके सामने आए। मैं आपको बताऊं, आज जितने भी पाटीदार नेता गुजरात में मौजूद हैं, उनमें वो कुव्वत नहीं है कि वो एक साथ आपको एक चंक पूरा दिलवा दे वोट्स का। उसके सामने मैंने देखा है कि गुजरात में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, जैसे कि कोली कम्युनिटी है, ठाकुर कम्युनिटी है, या फिर दलित समाज है, ये काफी यूनाइट होता हुआ नजर आया। और इसीलिए इस बार हमने देखा है कि बीजेपी, क्योंकि पाटीदार उसके पुराने कंपेनियन हैं, पुराने एसोसिएट्स हैं, पाटीदार के साथ उनका चोली दामन का नाता है बीजेपी का, इसलिए उनको कभी भी बीजेपी नाराज नहीं करेगी, उनको अपने साथ ही रखा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि इस बार पार्टी ने साथ साथ में कम्युनिटी कैनवासिंग की है और कोशिश की कि जो कोली वोटर्स हैं, ठाकुर वोटर, जो कि निर्णय आपने अपना और ज्यादा सवाल हमारे अंदर भी पैदा कर दिए हैं, जो आपने डिटेल्स बताए, साथ ही साथ जो दर्शक हैं उनके अंदर भी विवेक सवाल आ गया होगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि जिग्नेश मेवानी क्या होगा उनका, क्योंकि ये चेहरे थे 2017 के, हार्दिक पटेल का क्या होगा, ठीक है, अल्पेश ठाकुर का क्या होगा, इसके अलावा जो हमारे सीएम है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, क्या इस बार वो 1 लाख या उससे ज्यादा वोटों से वापसी करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे जहन में भी चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम तो आपको राजकोट में जडेजा, जो रविंद्र जडेजा की वाइफ है, वो भी चुनावी मैदान में, वो कितने वोट जीतेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे होंगे। अगर आप इन सवालों से बचना चाहते हैं, रात को चैन की नहीं सोना चाहते हैं, तो 5 बजे से इंडिया टीवी के सामने बैठ जाइए, एग्जिट पोल बस शुरू होने जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, निर्णय आपका भी, आनंद आपका भी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।